हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साक्षी मैम। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूं नर्वस सिस्टम पे। आज का वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि पार्ट 1 है, पार्ट 2। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन दोनों को भी देख लीजिएगा, तभी आपको आज का वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज के वीडियो में हम CNS के बारे में जानेंगे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, जिसमें हम ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नर्वस सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, यानी हम सभी में काफ़ी कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको इसको एक एक पार्ट को समझना होगा। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। CNS जो कि आज का टॉपिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये डॉर्सल साइड में पाया जाता है। ये ट्यूबुलर शेप में होता है, ठीक, यानी डॉर्सल साइड में ट्यूबुलर शेप का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये किन 2 पार्ट से मिलकर बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आज के वीडियो में हम ब्रेन के बारे में जानेंगे, यानी कि ये ह्यूमन ब्रेन पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, यानी कि एनिमल्स में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन किसका होता है? हम ह्यूमन बींग्स का होता है। और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, क्योंकि अगर ब्रेन में कोई भी इंजरी होती है तो वो काफ़ी खतरनाक साबित होती है, यानी कि बहुत सॉफ्ट होता है। और इसका जो वेट होता है वो 1.4 kg के बराबर होता है। एक एडल्ट में ये 1.4 kg के बराबर इसका वेट होता है। और इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये 2 मेम्ब्रेन से घिरी होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ड्यूरामीटर कहलाती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो पायमीटर कहलाती है। पायमीटर में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जो कि ब्रेन को ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड कराती हैं। फिर इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, जिसको हम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, जो कि एक फ्लूइड से भरा होता है। और इस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये इसका काम क्या होता है? ये हमारे ब्रेन को किसी भी जर्क से बचाता है। ह्यूमन ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन अगेन 3 पार्ट से मिलकर बना है: ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन, जिसमें सेरेब्रम मेन पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का और लार्जेस्ट पार्ट भी होता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन का 2/3 पोर्शन जो होता है वो यही सेरेब्रम होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है और फोर ब्रेन का भी, इसलिए हम शुरुआत सेरेब्रम से करेंगे। सेरेब्रम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। आउटर पार्ट जो होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है और इनर पार्ट जो होता है वो वाइट मैटर का बना होता है। ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होते हैं? ये स्पेशल टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। और इनमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो इसका काम क्या हुआ? इन दोनों का काम होगा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, मतलब रिसीव करना और सेंड करना। अब बात आती है हेमिस्फीयर की। जब आप सेरेब्रम का डायग्राम देखेंगे तो आपको 2 पार्ट में सेरेब्रम दिखाई देगा, जो कि एक दूसरे से अटैच्ड है। ये दोनों हेमिस्फीयर कहलाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं कुछ नर्व फाइबर्स की हेल्प से, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये एक नर्व फाइबर्स की स्ट्रिप होती है जो बीचों बीच होती है, जिनकी हेल्प से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। साथ में आपको सेरेब्रम की जो सरफेस होती है काफ़ी फोल्डेड दिखाई देती है। ये काफ़ी थिक और फोल्डेड होती है। और ये फोल्ड्स की जो बरीड पोर्शन होता है वो सल्की कहलाता है, वहीं जो बल्जिंग पोर्शन होता है वो गायरी कहलाता है। इन्हीं फोल्ड्स की वजह से सेरेब्रम का जो सरफेस एरिया होता है काफ़ी बढ़ जाता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मैंने आपको बताया था कि सेरेब्रम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और हर एक पार्ट को हम हेमिस्फीयर कहते हैं। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करेंगे, जो कि अगेन 4 लोब से मिलकर बना हुआ है: फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब। तो क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको इन सब के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि इन्हीं चीज़ों से मिलके बना होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रम की बात आता है फोर ब्रेन में पाए जाने वाले 2 और पार्ट: ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब 2 स्मॉल
ओवल शेप्ड के पाए जाते हैं लोब्स, जो कि फ्रंटल लोब के नीचे पाए जाते हैं। जब हमने सेरेब्रल हेमिस्फीयर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ये 4 पार्ट से मिलके बने हुए हैं। तो पहला जो होता है फ्रंटल लोब, तो वही फ्रंटल लोब के नीचे पाए जाने वाला ऑल्फैक्टरी लोब कहलाता है, वो पोर्शन ऑल्फैक्टरी लोब्स कहलाता है। ये आपको डायग्राम में साफ समझ में आ रहा होगा, डायग्राम से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा होता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो होता है ये फोर ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, जिसमें आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस मिलेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एक ग्लैंड है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है, और मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा होता है। यह हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? डायनसेफेलॉन में। अब हम जानेंगे फोर ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। सेरेब्रम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मेमोरी कहलाता है। यानी कोई चीज़ को मेमोराइज करना हो तो सेरेब्रम इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट लेता है। यानी कि कोई चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ को याद करना है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको सोचना ज़्यादा पड़ता है, तो उन सब पे कंट्रोल होता है सेरेब्रम का। दूसरा आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स का रोल होता है, ये नॉलेज देता है स्मेल की। ऑल्फैक्टरी लोब्स हम ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, बाकी एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप होता है, बट ह्यूमन बींग्स में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। फिर तीसरा पार्ट आता है आपका डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन कहाँ पाया जाता है? आपको पता है डायनसेफेलॉन कहाँ पाया जाता है? इसका यूज़ क्या होता है, ये क्या करता है? ये हमारे थर्स्ट, हमारे हंगर को कंट्रोल में रखता है, रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, मेटाबॉलिक प्रोसेस पे भी इसका कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है, और हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। ये मिड ब्रेन कहाँ पाया जाता है? ये डायनसेफेलॉन और हिंड ब्रेन के बीचों बीच पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है विज़न में, यानी कि हमें देखने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स पाए जाते हैं, इसलिए विज़न में इसका रोल होता है। तो अब लास्ट पार्ट आता है ह्यूमन ब्रेन का हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन अगेन 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, सेरेबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लोंगेटा। सेरेबेलम कहाँ पाया जाता है? ये सेरेब्रम के पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है, यानी कि सेरेब्रम के पीछे पाया जाता है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, यानी कि सेरेब्रम के बाद सेरेबेलम का नंबर आता है। सेकेंड है पोन्स वेरोलाई। ये कहाँ पाया जाता है? ये मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर पाया जाता है, अपर साइड ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। अब मेडुला ओब्लोंगेटा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पोन्स वेरोलाई और स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच। चलिए अब जान लेते हैं इन तीनों के फंक्शंस के बारे में। पहला नंबर आता है सेरेबेलम का। सेरेबेलम का क्या काम होता है? सेरेबेलम हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है, यानी कि ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है। जब भी हम वॉक करते हैं या रन करते हैं या जंप करते हैं, तो इन सब पे ये कंट्रोल रखता है। अगर हम गिरने लगे तो हम अपने आप को गिरने से बचा सकते हैं। किसकी वजह से? ये सेरेबेलम की वजह से। तो ये सारे वॉलंटरी एक्शंस पे सेरेबेलम का कंट्रोल होता है। जो हम अपने आप करते हैं वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल रहता है। हम चाहें तो उसको ना करें, चाहे हम करें, ठीक। और अब पोन्स वेरोलाई ये सेकंड पार्ट है। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लैक्रिमेशन और सलाइवेशन, मतलब कि सलाइवा के सिक्रेशन पे इसका कंट्रोल होता है, टीयर्स के सिक्रेशन पे इसका कंट्रोल होता है। यही नहीं, हमारे स्लीप पे भी इसका कंट्रोल होता है, जब हम सोते हैं इस पर, मतलब ऐसे छोटे छोटे इनवॉल्ट्री एक्शंस पे इसका कंट्रोल होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा का तो बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसका कंट्रोल हमारे रेस्पिरेटरी रेट पे होता है, हार्ट बीट पे होता है, हमारे ब्लड प्रेशर यानी ब्लड सर्कुलेशन पे भी इसका कंट्रोल होता है। और इसी तरह की इनवॉलंटरी एक्शंस, जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, यानी कि जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, वो अपने आप ही हमारी बॉडी के अंदर चलती है, चाहे वो डाइजेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो ब्रीदिंग की प्रोसेस हो, या हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो, इन सब पे इसका कंट्रोल होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा पे अगर थोड़ी सी भी इंजरी आती है तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, इवन पैरालाइज्ड हो जाता है आदमी, और अगर बहुत गहरी इंजरी आती है तो वो ख़त्म भी हो सकता है।
क्योंकि इसका रिलेशन हमारे रेस्पिरेशन, हमारे हार्ट बीट से होता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो आज मैंने जितना भी आपको बताया है, आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपके पास कोई क्वेरी होगी, यानी कुछ आपको नहीं समझ में आया या कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।